हेलो एंड वेलकम टू खुद की पाठशाला। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुद की पाठशाला में। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10 2024 एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन की। आज के सेशन में हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले तो आप ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी का मतलब समझ लीजिए। ऊष्मा क्षेपी का मतलब होता है अभिक्रिया जब होगी तो उसमें से ऊष्मा बाहर निकलेगा, अर्थात एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है। और ऊष्मा शोषी का मतलब होता है कि जब अभिक्रिया होगी तो उस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे जी? तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलता है उसमें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, संयोजन अभिक्रिया यहाँ दिखाया गया है। क्या किया गया है? तब मीथेन और ऑक्सीजन को जब एक साथ लाइएगा, आप याद रखिएगा, मीथेन जो होता है एक ज्वलनशील गैस होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसे जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा निकलता है। ठीक है, जिससे आप भोजन पकाते हैं या अन्य कार्य करते हैं। ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी उस रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए ही ऊष्मा की जरूरत होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में लिखा गया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब एक साथ लाया जाए और उसे ऊष्मा दिया जाए तब यह आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तब यह आपका क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और इस अभिक्रिया को कराने के लिए हमें पहले ही ऊष्मा देना पड़ता है, इसमें से ऊष्मा निकलता नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में आपको दिखा दिया है, जिससे ऊष्मा निकले उसे ऊष्मा क्षेपी और जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़े उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। सबसे पहले तो आप श्वसन समझ लीजिए। श्वसन यानी हम लोग जो सांस लेने की क्रिया करते हैं उसे श्वसन कहते हैं। ठीक है। श्वसन अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं जी? तो श्वसन अभिक्रिया में हम बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्यों करते हैं? तो क्योंकि इससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, इसीलिए श्वसन अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर कह रहा है, श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन विघटित होता है, अर्थात वह अपचयित होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होता है, अतः श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है, साथ में हमें ऊर्जा मिलता है। जिस ऊर्जा का उपयोग हम लोग घूमने में, पढ़ने में, दौड़ने में और अन्य कार्यों में करते हैं। ठीक है। यहाँ आपका श्वसन तंत्र दिखाया गया, ये आपका लॉन्ग्स है, ये आपका ट्रैकिया है, इसमें आपका नासिका छिद्र भी आता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करते चलिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए, आपका बोर्ड जो है इसी प्रकार के प्रश्न भी पूछेगा आपसे, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है जी? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जब आप अम्ल को और क्षार को अभिक्रिया कराते हैं तब आपको नमक और जल प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को आप न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उत्तर इसका देख लेते हैं। उत्तर कह रहा है, किसी अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। उदाहरण में आपको दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या जी? तो ये आपका भस्म है, भस्म या क्षार इसे कह सकते हैं। ठीक है। ये आपका क्या है? क्षार है। इंग्लिश में आप इसे बेस कहते हैं। ठीक है। और ये क्या है? ये आपका एसिड है। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और इसे पढ़ते हैं HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों का जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है साधारण नमक यानी NaCl प्लस H2O। इसी अभिक्रिया का हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्षार और अम्ल मिलके नमक बनाते हैं और जल बनाते हैं। इन दोनों का पीएच कितना होगा जी? इन दोनों का पीएच जो होता है 7 के बराबर होता है। और हम लोग जानते हैं जिसका पीएच 7 के बराबर हो वो उदासीन विलयन होता है।
अम्ल का पीएच जो होता है 7 से कम होता है, भस्म का पीएच 7 से ज़्यादा होता है, इसके रिजल्टेंट का पीएच जो होता है 7 के बराबर होता है, इसीलिए यह उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ। ठीक है, अगला देखिए, अगला कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ते हैं इसे, को जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम सल्फेट और जल। कैल्शियम सल्फेट और जल, तो ये क्या है कैल्शियम सल्फेट? कैल्शियम सल्फेट हमारा लवण है और जल तो आप लोग समझते ही हैं लिक्विड है। इनका पीएच कितना होगा? इनका पीएच 7 के बराबर होगा। ठीक है, ये दो हमारे उदाहरण हो गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? इसकी व्याख्या कीजिए। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस आप देख लीजिए होता क्या। ये आप लोग जो मकान देखते हैं उसकी जो पेंटिंग की जाती है, जो सफेद कलर में चमकता है, यही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस आसानी से जल को अवशोषित कर लेता है तथा कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। अतः यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में नहीं रखा जाता है तो इसकी पूरी मात्रा जिप्सम में बदल जाएगी। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है जल के साथ। यदि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल मिल जाए तो वह जिप्सम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है जी? जिप्सम में। तो इसीलिए इसे ऐसे बर्तन में रखा जाता है जहां जल का प्रवेश ना हो सके, ताकि प्लास्टर ऑफ पेरिस अपने वास्तविक रूप में बना रहे। और जैसे ही इसे हम लोग दीवार पे चढ़ाते हैं यह जिप्सम में बदल के एक कठोर पदार्थ बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? हमें बताना है भोजन हमारा जो पाचन शुरू होता है उसमें लार क्या करता है। हम लोग जानते हैं कि हमारा भोजन जो है मुख से ही पचने का शुरू हो जाता है। जैसे ही हम मुख में डालते हैं किसी भी भोजन को तो दांत सबसे पहले चबाकर उसे छोटे छोटे टुकड़े में बांट देता है और लार उससे भिगोकर हमें उसे निकलने में मदद करता है। साथ ही लार में कई प्रकार की एंजाइम होती है जो भोजन पचाने में मदद करती है। तो उत्तर कह रहा है लार में कई एंजाइम होते हैं जो भोजन के कणों को तोड़ने में मदद करते हैं। लार में मौजूद इमाइलेज नामक एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। लार में लिंगुअल लाइपेज नामक एक एंजाइम भी होता है जो वसा को तोड़ता है। अर्थात स्टार्च का पाचन और वसा का पाचन लार के ही माध्यम से होता है। अतः लार जो होता है भोजन पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यही कारण है कि आपको कहा जाता है भोजन चबा के खाइए अच्छे से, ताकि जितना ज़्यादा देर आप मुख में भोजन को रखिएगा उतना ज़्यादा उसमें लार मिल पाएंगे, और जितना ज़्यादा लार मिल पाएंगे उतना अच्छा से उस भोजन का पाचन हो पाएगा और साथ में आपको निगलने में भी आसानी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करते चलिएगा, कमेंट अच्छा सा करके जाइएगा। ठीक है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं यही सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं? तो देखिए हमारे शरीर में रक्त का एक मुख्य अंग हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक एक वाहक के रूप में काम करता है। हीमोग्लोबिन एक वाहक के रूप में काम करता है। सीधा सीधा कह सकते हैं हमारे शरीर में भी कुछ चीज़ों को ले जाने और ले आने के लिए गाड़ियों की ज़रूरत होती है। वह गाड़ी आपका हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किसको पहुंचाता है जी? तो यह ऑक्सीजन को पहुंचाता है, क्योंकि हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में ऑक्सीजन की एक एक कोशिका की जरूरत होती है और उन्हें ऑक्सीजन न मिल पाए तो वो मृत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए उत्तर पढ़ते हैं। उत्तर कह रहा है रुधिर की औसत हीमोग्लोबिन मात्रा किसी भी व्यक्ति में 14.5% प्रति 100 ml में होता है। अर्थात 100 ml ब्लड में लगभग 14.5% हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा रुधिर में कम होती है इससे CO2 वहन क्षमता बढ़ जाती है। अर्थात अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा घटने लगती है इस मात्रा से, तो आपके शरीर में ऑक्सीजन के ढोने का जो क्षमता होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अतः उस मानव में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण दर्शता है, जैसे सांस फूलना, जो कि अक्सर लोहे की कमी से हुई एनीमिया का पहला लक्षण है। अर्थात आपका जो सांस फूलता है ये क्यों फूलता है जी? क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है? क्योंकि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है। ठीक है, और इससे हमें होता क्या है? तो एनीमिया नामक एक बीमारी होती है। और ये होती क्यों है? तो लोहे की कमी से होती है।
एनीमिया क्यों होती है? लोहे की कमी से होने वाली एक बीमारी है। लोहा का क्या रूप है जी? तो आपका हीमोग्लोबिन जो होता है, ये इसका मुख्य अंग लोहा ही होता है, अर्थात ये लोहे से ही मिलके बनता है हीमोग्लोबिन। और आपका लोहा ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके शरीर के संपूर्ण भाग में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, जिसका उत्तर भी काफी आसान है। तो यदि आपको पहले से ये प्रश्न न पता हो तो इस वीडियो को यदि 2 बार आप देख लिए तो संपूर्ण प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं और उसके उत्पाद क्या हैं। सबसे पहले हम लोग स्वपोषी पोषण किस में होता है ये जान लेते हैं। तो हमारा स्वपोषी पोषण जो होता है पौधों में होता है। किस में होता है? हरे पौधों में। और कुछ छोटे छोटे जीवाणु भी होते हैं, जिससे से आप लोग शैवाल कहते हैं, कवक कहते हैं, उनमें भी ये स्वपोषी पोषण होते हैं। लेकिन हम लोग मुख्य रूप से पौधे को लेकर चलते हैं। पौधे क्या करते हैं जी? तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल को ग्रहण करते हैं और अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में तैयार करते हैं। अपना भोजन किसके रूप में तैयार करते हैं जी? ग्लूकोज के रूप में तैयार करते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज हो गया। ठीक है। और साथ में आपको क्या मिलता है? साथ में आपको ऑक्सीजन भी मिलता है। साथ में आपको ऑक्सीजन भी मिलता है। ठीक है। इस अभिक्रिया में आपको ऑक्सीजन भी मिलता है। ये होता कब है? तो ये आपका सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। कब होता है जी? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? होने के लिए आवश्यक शर्तें है कि पौधे के पास क्लोरोफिल होना चाहिए। पौधे के पास क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है। चलिए देखते हैं उत्तर क्या कह रहा है। उत्तर कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्तें हैं। जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति, यानी जो भी पौधे हैं जो स्वपोषी पोषण के जरिए जीवित रहते हैं, उनके पास जैव कोशिका में क्लोरोफिल अवश्य होना चाहिए। ठीक है। पादप कोशिकाओं या हरे हिस्से में पानी की आपूर्ति प्रबंधन या तो जड़ों के द्वारा या फिर आसपास के वातावरण द्वारा होना चाहिए। अर्थात आपका जो हरे पौधे होते हैं, उन्हें यह पोषण करने के लिए जल की भी जरूरत होती है। और जल कहाँ से आपूर्ति होगा जी? वह जल या तो पेड़ अपने जड़ों के माध्यम से पहुंचाएगा या फिर आसपास के वातावरण से पहुंच जाए। ठीक है। दो कंडीशन, या तो जड़ के माध्यम से पहुंचे या आसपास के वातावरण से। तीसरा कह रहे हैं पर्याप्त सूर्य प्रकाश। यह अभिक्रिया जो है सूर्य प्रकाश की ही उपस्थिति में होगी, इसलिए पर्याप्त सूर्य प्रकाश भी चाहिए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा आवश्यक है। ठीक है। अगला कह रहा है पर्याप्त CO2, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान शर्करा में का निर्माण के लिए आवश्यक होता है। कह रहा है कि यह अभिक्रिया कराने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में CO2 भी चाहिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी वायुमंडल में पर्याप्त रूप से चाहिए, ताकि वह प्रकाश संश्लेषण के दौरान शर्करा में बदल सके, अर्थात ग्लूकोज में बदल सके। ठीक है। जो अभी आपको रिएक्शन दिखाया गया है ऊपर। स्वपोषी पोषण के सह उत्पाद स्टार्च और क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो आपको रिएक्शन से सारी चीजें समझा दी गई है। रिएक्शन में आपको बताया गया है स्वपोषी पोषण पौधों के लिए वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। वो अपने जड़ से या आसपास के वातावरण से क्या ग्रहण कर लेते हैं? जल को ग्रहण कर लेते हैं। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में उन पौधों के पास क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है। क्या बनाते हैं जी? C6H12O6। इसे क्या कहते हैं? इसे ग्लूकोज कहते हैं, शर्करा कहते हैं, स्टार्च भी कहते हैं। ठीक है। और प्लस में क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं, और यही ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण भी करते हैं। ठीक है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक करते चलें ताकि हमारे मेहनत का भी फल मिले। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। कह रहा है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ है? हमें बताना है। जो अलैंगिक जनन होता है, यानी एक ही जीव में सारे गुण हो जो नया जीव को जन्म दे सके। और लैंगिक जनन का मतलब होता है जब दो जीव मिल के, मेल और फीमेल जब जीव को जन्म देते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहेंगे। तो कह रहा है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ है। ठीक है। तो चलिए समझते हैं। उत्तर में कह रहा है लैंगिक जनन का महत्व निम्नलिखित है। क्या है जी? लैंगिक जनन में जनन संतति में विविधता आती है, यानी लैंगिक जनन के द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होता है वो अपने माता पिता से थोड़ा सा भिन्न जरूर होता है, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं जरूर आती है। 2 नंबर कह रहा है जीन के नए युग्मक बनते हैं, यानी इसमें जीन का नया युग्मक बनता है जिसके कारण आनुवांशिकी विविधता का विकास होता है।
अर्थात जब जीन का नया युग्मक बनेगा तो आनुवांशिकी विविधता उसमें आती है, अर्थात उस जीव में कुछ न कुछ बदलाव आते हैं। अगला कह रहा है नए जीवों के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात लैंगिक जनन के द्वारा जीवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फॉर एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जब माता और पिता से उत्पन्न संतान जो होता है वो अपने माता पिता से बहुत सारे गुणों में भिन्न होता है, उनके बातों विचारों में, दिखने में, हर प्रकार से वो भिन्न होता है और यह आवश्यक भी है, तभी हमारा विकास हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि पुरातन समय में हम लोग बानर थे, यानी बंदर थे, ऐसा साइंस कहता है। और उस धीरे धीरे हम लोग विकास करके इस रूप में आ गए और आज हम लोग विज्ञान को भी कितना सारा क्षेत्रों में आगे बढ़ चुके हैं। ये सब क्या है, ये किसका परिणाम है, ये सब लैंगिक जनन का परिणाम है और लैंगिक जनन के तहत ही हमारे में भिन्नता आती है, जिस वजह से हमारा विकास संभव हो पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ऋतुस्राव क्यों होता है। चलिए आइए समझते हैं। यह व्यवस्था जो होती है ऋतुस्राव महिलाओं में होती है। अब ये होता क्या है, तो जो महिलाएं 14 साल से ज़्यादा की उम्र की हो जाती हैं उनमें एक विशेष प्रकार की संरचनाएं एक्टिव हो जाती है, जिसे आप लोग गर्भाशय कहते हैं। इस गर्भाशय में ये जो पार्ट होता है अंडाशय होता है। ये पार्ट क्या होता है, अंडाशय होता है। यहाँ पे अंडाणु बनते हैं जो कि यहाँ पे आकर शुक्राणु का वेट करते हैं, शुक्राणु का प्रतीक्षा करते हैं। अगर यहाँ से शुक्राणु आए और वह इसके साथ मिल जाए तब वह महिला गर्भ धारण कर लेती है, जो कि 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन यहाँ पे कोई शुक्राणु पहुंचे ही ना, तो फिर ये व्यवस्था जो होती है 1 मंथ यानी 28 दिन के लगभग में नष्ट हो जाता है। यह व्यवस्था जो बनी हुई है यह नष्ट हो जाता है और यह व्यवस्था नष्ट होने पर योनि मार्ग से बाहर निकल जाता है रक्त और म्यूकस के रूप में, यानी रक्त और मांस के छोटे छोटे व्यवस्था के रूप में। ठीक है, अर्थात हर एक 28 दिन बाद यह व्यवस्था फिर से अपने आप को बनाती है। अगर शुक्राणु उन्हें ना प्राप्त हुआ तो फिर से अपने आप को नष्ट कर लेती है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं। यह आवश्यक क्यों होता है, तो यह जनन के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इसके माध्यम से ही इंसान नए जीव का जन्म दे पाता है। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न हमारा भौतिकी से है। कह रहा है सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। हमें बताना है जो वस्तुएं हमारे आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है हम उसे क्यों नहीं देख पाते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें को दृष्टि पटल पर फोकस करने के लिए मानव नेत्र की क्षमता में जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतना नहीं हो पाती है, क्योंकि मानव नेत्र की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर से कम नहीं हो पाती है, इसलिए उस वस्तु की प्रतिबिंब दिखाई नहीं देती है। सबसे पहले समझिए हमें कोई भी वस्तु दिखाई कैसे देता है। तो देखिए, हमें वस्तु दिखाई देने के लिए कुछ टर्म्स से कंडीशन, जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, उस वस्तु का यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब है हमारे आँख पे एक लेंस के माध्यम से दृष्टि पटल पे बनता है। यहाँ पे ये वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये बनता क्यों है, तो ये हमारे आँख में एक लेंस होता है जो उत्तल लेंस होता है और यह लेंस कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया होता है कि ये फैल सके और सिकुड़ सके। जब वस्तुएं नज़दीक होती है तो यह लेंस जो है फैल जाता है, जब वस्तुएं नज़दीक होती है तो यह लेंस जो है सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे वस्तु रखी है, इससे प्रकाश आया, लेंस पे पड़ा, यह लेंस क्या करेगा, इस प्रकाश को इस दृष्टि पटल पर केंद्रित करके इसका प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब बन गया तो हमें वह वस्तु दिखाई दे रही है। लेकिन जब यही वस्तु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर हो तो हमारा जो आँख का ये लेंस है इसमें यह क्षमता नहीं है कि 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बना सके। इसी कारण से वह 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु हमें साफ नहीं दिखाई देती है। दिखाई तो देती है लेकिन साफ नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब जो होता है दृष्टि पटल से दूर जाके बनने लगता है। ठीक है, चलिए हमारे पास अगला प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। हमें बताना है तारा आखिर टिमटिमाता क्यों है। तो कह रहा है गर्म और ठंडी हवाओं के कारण पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक लगातार परिवर्तित होते रहता है। तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें इस प्रकार अपवर्तित होती है तो प्रकाश की किरणें निरीक्षक की आंखों में अनियमित रूप से आती है। इसके कारण तारों की आभासी स्थिति बनती है और तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। अब चलिए समझते हैं।
सबसे पहले तो टिमटिमाना का मतलब समझ लीजिए। टिमटिमाना का मतलब है कि कभी प्रकाश कम आना, कभी प्रकाश ज़्यादा आना। जैसे हम लोग मरकरी जलाते हैं, मरकरी वाला बल्ब, छोटे-छोटे बॉल नहीं आते हैं, जो भुकचुक बन बढ़ते रहते हैं। उसमें कभी प्रकाश हमें ज़्यादा आती दिखाई देती है, कभी कम आती दिखाई देती है। इसे ही हम लोग टिमटिमाना कहते हैं। हमारे वायुमंडल में हवाओं का लेयर है, हवाओं का क्या है? लेयर है। और यह लेयर कहीं मोटा है तो कहीं पतला है। यह लेयर क्या है? कहीं मोटा है तो कहीं पतला है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण यहाँ से प्रवेश की और निरीक्षक की आंखों में आई, तो यहाँ लेयर मोटा था, इसलिए उसकी आंखों में प्रकाश की किरण कम आएगी। जब लेयर मोटा हो जाएगा तो प्रकाश की किरण क्या होगी? कम आएगी, निरीक्षक की आंखों में कम आएगी। लेकिन हमारे वायुमंडल में हवा तो स्थिर नहीं है, ये हवा जो है आगे बढ़ जाएगा। इसके पीछे जो आएगा हवा, उसका लेयर थोड़ा पतला होगा। अब उसकी लेयर पतला होने की वजह से प्रकाश जो है ज्यादा उसकी आंखों में आएगी, उसकी आंखों में क्या होगी? ज्यादा प्रकाश आएगी। तो इस स्थिति में उसे तारा जो है ज्यादा ब्राइट दिखेगा। यानी उसे एक बार तारा जो है मध्यम दिखाई देगा, एक बार ज्यादा तेज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? टिमटिमाना कहते हैं। यही चीज आपको लिखा गया है, ठीक है। तो यदि आप लोग समझ चुके हैं तो हमारे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइएगा कि सूर्य जो कि एक तारा है, वह क्यों नहीं टिमटिमाता है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, ठीक है। इस प्रश्न को इस तरह से होना चाहिए कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। हम लोग जब दोपहर में आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है आकाश, ठीक है। वही जब अंतरिक्ष यात्री यानी जो लोग हमारे वायुमंडल से बाहर जाते हैं, वो लोग जब आकाश को देखते हैं तो उन्हें काला दिखाई देता है। इसका कारण हमें बताना है। तो कारण में कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री के लिए ऊंचाई पर कोई भी वायुमंडल नहीं होता है। यानी जो लोग हमारे वायुमंडल से बाहर जाते हैं उन्हें ऊपर में कोई वायुमंडल नहीं दिखाई देता है। इसलिए प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला नजर आता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, हमारे यहाँ क्या है? हमारे पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल का एक मोटा सा लेयर है, जो लगभग 400-500 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। इसके अंदर जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो इसमें से कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणें बिखर जाती है, जो कि नीला कलर की तरंग दैर्ध्य वाली किरण जो है हमारे वायु से टकरा के बिखर जाती है। बिखरना यानी अलग अलग खंडों में टूट जाना, जिस वजह से हमारा आकाश क्या होता है? नीला दिखाई देता है। लेकिन यहीं से जब आप ऊपर चले जाइएगा हमारे वायुमंडल से और यहाँ आ जाइएगा तो ऊपर तो कोई चीज है नहीं, पूरा वैक्यूम है, पूरा खाली है। और इस खालीपन की वजह से जब किरण आएगी तो उसका कोई प्रकीर्णन नहीं होगा। अब जब प्रकीर्णन ही नहीं होगा तो आकाश किसी रंग का दिखेगा ही नहीं, और किसी रंग का नहीं दिखेगा तो काला दिखेगा, ठीक है। समझ में आया? अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ यानी लाल दिखाई देता है, क्यों? देखिए, हमारा जो वायुमंडल होता है वो भी आईने की तरह ही थोड़ा बहुत बिहेव करता है। यह मान लीजिए आपका सूर्य है, ये क्या है? आपका सूर्य है। और यहाँ से प्रकाश जो है चारों दिशाओं में फैलेगा। ये रही आपकी धरती, ठीक है। अब इस धरती के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल के कण है, वायुमंडल के कण है, ठीक है। इस धरती के चारों तरफ वायु का एक परत बिछा हुआ है। जब सूर्य के प्रकाश सुबह के टाइम में आएगा, मान लीजिए यहाँ पे पड़ेगा, सुबह के टाइम में यहाँ जब आएगा तो आपका सूर्य का प्रकाश वायु का एक मोटी परत के संग टकराएगा। मोटी परत से टकराने की वजह से इसका जो नीला रंग होता है, बैगनी रंग होता है, उसका प्रकीर्णन हवा के द्वारा पहले ही हो जाता है। यानी उस जो नीला रंग होता है और बैगनी रंग होता है, हवा उसे छान लेती है। अब कौन सा रंग पहुंचता है जी? तो हमारी आंखों तक इतनी लंबी दूरी तय करके सिर्फ और सिर्फ लाल रंग ही पहुंच पाता है। और इसी वजह से यहाँ पे जो व्यक्ति होगा उसे सूर्य कैसे दिखाई देगा? उसे लाल दिखाई देगा। लेकिन इसी टाइम पे अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे हो तो उसके लिए वायु का परत क्या है? पतला है। और इतने पतले परत में वायु जो होता है बैगनी रंग और नीला रंग को नहीं छान पाता। इसीलिए यहाँ जो व्यक्ति होगा उसे सूर्य कैसा दिखाई देगा? पूरा सफेद दिखाई देगा, ठीक है। समझ गए? तो यही कारण है आपका सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर सूर्य का लाल दिखाई देना, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। जय हिंद।